students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start our third chapter of class 7, which is about heat and temperature. Okay, chalo. So let's begin our chapter. In the summer days when you go to take a shower, in afternoon you feel that the water is too hot to bathe and you turn the shower off. Similarly, in the winter, when you take a shower early morning, it feels very cold. In another example, when you put your hand in hot water, it feels very hot. On the other hand, when you put your hand in ice cold water, it feels very cold and you take your hand out of the water. So in all of the above situation, you must have had the same experience of a certain degree of hotness that produces sensation in your skin that makes you remove your body part immediately away from the source of heat. The heat of the sun often causes exhaustion and you tend to sweat, which in the worst case can cause dehydration and weakness. Okay, chalo. So student, what they are saying is कि समर डेज में जब हम आफ्टरनून के टाइम पे शॉवर लेते हैं तो जो हम पानी से बेथ करते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट फील होता है. विंटर डेज में वही पानी बहुत ज़्यादा कूल फील होता है. अगर आप किसी हॉट वाटर कंटेनर में हाथ डालते हो तो यू फील हॉटनेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, है ना. एंड इफ यू फील योर हैंड इन अ कोल्ड कंटेनर, द कंटेनर इन विच देयर इज कोल्ड वाटर, ओके, सो यू विल फील द कोल्डनेस ऑफ दैट वाटर. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि किसी भी सब्सटेंस की जो हॉटनेस और जो कोल्डनेस की डिग्री होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं. और जो हमें हॉटनेस जब समझ में आती है दैट इज बिकॉज ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट. ठीक, चलो. सो जब आपने किसी एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो आपकी स्किन ने उसे सेंस किया और सेंस करने के बाद क्या हुआ कि आपने तुरंत अपने बॉडी पार्ट को इमीडिएटली मतलब वहां से रिमूव कर लिया, विड्रॉ कर लिया. सो इसी तरीके से जो सन की हीट होती है वो एग्जॉशन क्रिएट करती है जिसकी वजह से हमें स्वेटिंग होती है और बहुत ज्यादा वर्स्ट केस होता है तो डिहाइड्रेशन और वीकनेस होने लगती है because of the heat. So thereafter you take shelter and tend to drink cold water, switch on the fan or the air condition. This helps in maintaining the temperature of your body. ठीक है, इसीलिए फिर आप क्या करते हो, समर्स में शेल्टर लेते हो, कहीं अपना सर छिपाते हो, ठंडा पानी पीते हो, फैन या एसी वगैरह ऑन कर लेते हो. ठीक, इससे क्या होता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के साथ क्या हो जाता है, एक मेंटेनेंस में आ जाता है. तो ये सब एग्जांपल्स हैं जहां पे वी आर फीलिंग हीट एंड टेम्परेचर. ओके, तो व्हाट डू वी मीन बाय हीट. सबसे पहले पढ़ेंगे हीट के बारे में. तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. It flows from a region of higher temperature to a region of lower temperature. If heat is added to a substance, like when you boil water on a stove, then it becomes hot. So what they are saying is कि heat क्या है, एक form of energy है जो hotness या coldness की sensation को क्या करती है, generate करती है. ये एक higher temperature region से lower temperature region में flow करती है. और अगर हम किसी भी सब्सटेंस में हीट ऐड करते हैं, यानी कि फॉर एन एग्जांपल आप वाटर को जो बॉईल करते हो स्टोव पर रखकर, तो वो क्या होने लगता है, हॉट होने लगता है, राइट. और जब एक बॉडी हीट होती है इट्स एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. लेकिन जब वो कूल होता है तो एनर्जी उसकी डिक्रीज हो जाती है. दैट मींस हीट इज मेजर्ड बाय द चेंज इन द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इट प्रोड्यूसेस इन बॉडीज. हीट को कैसे मेजर किया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर बॉडी या सब्सटेंस में कितना डिग्री ऑफ चेंज आता है हॉटनेस में या उसके कोल्डनेस में. By that method we can measure the heat of that particular body. The unit of heat. Heat की units क्या है? So there are two types of units of heat. कितने types की? दो types की unit हैं heat के लिए. तो जो ऐसा unit होती है that is joule. Okay, represented by capital J. तो ये इस टाइम पे प्रेजेंटली हम इसको इसी यूनिट को एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ हीट यूज करते हैं. और नॉन ऐसा यूनिट क्या है, एक है कैलोरी, दूसरा है किलो कैलोरी, है ना. ये क्या है, ये आपकी पुरानी ओल्डर यूनिट्स है हीट की. आज के टाइम पे हम लोग जूल यूज करते हैं. ठीक, नाउ रिलेशनशिप्स क्या क्या रिलेशनशिप है. 1 किलो जूल इक्वल्स टू 1000 जूल होता है, या फिर वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, 1 किलो जूल इक्वल्स टू 1000 जूल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू 1000 कैलोरी. अब किलो कैलोरी को कैसे लिखा जाता है, 1 किलो एंड दिस इज कैलोरी. 1 किलो कैलोरी में कितनी होती है, वही 1000 कैलोरीज होती है. नेक्स्ट इज व्हाट, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.184 जूल. लेकिन 1 कैलोरी के अंदर 4.184 जूल इज देयर एनर्जी. ठीक है,
नाउ दैट मीन्स 1 किलो कैलोरी के अंदर 1000 कैलोरी थी, और 1000 को अगर हम 1 कैलोरी के अंदर 4.184 जूल होता है, तो अगर हम 1000 को 4.184 जूल से मल्टीप्लाई कर दें, दैट मीन्स 1 किलो कैलोरी के अंदर कितने जूल होंगे? 4184 जूल विल बी देयर. ओके, चलो, these were the relationship between the units of heat. Now we come to the next topic, which is temperature. ठीक है, एक गिवन बॉडी की, एक एनवायरनमेंट की कितनी डिग्री है हॉटनेस या कोल्डनेस की, ओके, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं. और ये जो हॉटनेस और कोल्डनेस होती है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये आपस में रिलेटिव होते हैं. During our daily life, we come across hot and cold objects like tea is hot while ice is cold. You must have experienced that some objects are hotter than the other. In the same way, some objects are colder than the other. We often decide how cold or hot an object is by simply touching it. Conduct an activity to find out how reality our sense of touch is. तो ये क्या बोलना है कि डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आते हैं या उन्हें टच करते हैं, जो कि जिनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके काफी हॉट होते हैं, कुछ काफी कोल्ड होते हैं, है ना. सो उसमें से भी अगर देखा जाए तो मान लो 2 ऑब्जेक्ट आपने लिए, दोनों की दोनों हॉट है, तो अभी आप उन दोनों के बीच में भी कंपेयर करके देख सकते हो कि विच वन इज मोर हॉटर देन द अदर वन और विच वन इज मोर कोल्डर देन द अदर वन. कैसे? तो इसको मेजर किया जाता है बाय देयर टेम्परेचर. टेम्परेचर बताता है कि कितनी डिग्री है किसी पर्टिकुलर बॉडी या ऑब्जेक्ट की हॉटनेस की या उसके कोल्डनेस की. ठीक है, सिंपली इसको टच करके तो आप बता दोगे कि ऑब्जेक्ट आपका हॉट है या कोल्ड है, लेकिन एक्यूरेट कितना टेम्परेचर है, कितना डिग्री ऑफ हॉट या कोल्ड है, दैट कैन बी मेजर्ड बाय द टेम्परेचर ओनली. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? तो हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. ओके, हीट कॉजेज अ चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी. हीट क्या करता है? किसी बॉडी के टेम्परेचर में चेंज लाता है. लेकिन टेम्परेचर क्या है? इट इज द इफेक्ट ऑफ हीट. ये हीट का ही इफेक्ट है. हीट को मेजर किया जाता है जूल्स या कैलोरीज में, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर को मेजर किया जाता है आइदर इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट. दीज आर द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी. नाउ वी कम टू टेम्परेचर स्केल. ठीक है, सी temperature scale. So we use different types of thermometer to measure temperature of different things. हम क्या यूज करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स को यूज करते हैं डिफरेंट थिंग्स के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. तो एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर या तो सेल्सियस या फ़ारेनहाइट स्केल पे मेजर किया जाता है. साइंटिफिक वर्क के लिए केल्विन टेम्परेचर स्केल यूज होता है साइंटिफिक पर्पस के लिए. ओके, चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट सेल्सियस स्केल. सेल्सियस स्केल क्या है? सेल्सियस स्केल मोस्ट कॉमनली यूज स्केल है किसके लिए? फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. इसको डेवलप किया था एंड्रस सेल्सियस ने, और इसमें जो टेम्परेचर होता है स्केल में उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री सेल्सियस में. ओके, सेल्सियस स्केल डिफाइंस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एज 0 डिग्री सेल्सियस. दैट इज लोअर फिक्स पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस विच इज अपर फिक्स पॉइंट. तो क्या सेल्सियस स्केल में प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग वाटर पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. ये सबसे लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ स्केल का. और उसी प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उस स्केल का अपर फिक्स पॉइंट होता है. और इन दोनों पॉइंट के बीच के जो डिफरेंस होते हैं उनको हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज फ़ारेनहाइट स्केल. फ़ारेनहाइट स्केल को डेवलप किया था गैब्रियल फ़ारेनहाइट. ठीक है, अब इस स्केल पे जो टेम्परेचर होता है वो मेजर किया जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट में. ओके, चलो, लाइक दिस. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, इस स्केल के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और फ्रीजिंग पॉइंट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, और बीच में इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नाउ नेक्स्ट इज केल्विन स्केल. केल्विन स्केल इन्वेंट किया था लॉर्ड केल्विन ने. ओके, सो ये जो टेम्परेचर है इस स्केल पे उसको मेजर किया जाता है ओनली इन केल्विन. देयर इज नो डिग्री एंड ऑल, सिंपली केल्विन होता है. इसको यूज किया जाता है मोस्टली बाय साइंटिस्ट इन लैबोरेटरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, साइंटिस्ट यूज करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड लैबोरेटरीज में. और इस स्केल पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का दैट इज 273 केल्विन अप्रॉक्स. ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 373 केल्विन अप्रॉक्स. ये आपका फ़ारेनहाइट स्केल, सॉरी, हाँ, फ़ारेनहाइट, दिस इज सेल्सियस एंड दिस इज केल्विन स्केल. नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्जन फ्रॉम वन स्केल टू अनदर. अब वन स्केल से दूसरे स्केल में कैसे यूनिट्स को कन्वर्ट किया जाता है.
सी अगर एक ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है दैट इज इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में है और उसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमको डिग्री फ़ारेनहाइट में गिवन है, हम उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जो रिलेशनशिप है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच का दैट हैज बीन गिवन टू यू, लाइक दिस C - 0 upon 100 is equals to F - 32 upon 180, ठीक है। तो फिर जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी C/5 equals to 5 - 32 upon n। तो डिग्री सेल्सियस का क्या फॉर्मूला बन गया 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये डिग्री फ़ारेनहाइट का बन गया 9.5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। C stands for Celsius and F stands for Fahrenheit, ठीक है। एग्जाम्पल दे हैव गिवन कन्वर्ट 77 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो अभी आपने देखा कि डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला इज दिस, व्हाट 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो अभी डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी दी हुई है 77, दैट मीन्स इसकी जगह 77 रख लेते हैं। 77 माइनस 32 कितना हुआ 45 हुआ, ओके 77 माइनस 32 कितना हुआ 45 हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 5/9 से, ठीक है। तो 9 5 जा 45, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स आपका 77 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। चलो now next question is the temperature of a patient is recorded as 35 डिग्री सेल्सियस। एक पेशेंट है जिसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, आपसे बोला है कि इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में रिप्रेजेंट किया जाए, तो डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या फॉर्मूला है 9.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब सेल्सियस में कितना है 35, दैट मीन्स 9.5 मल्टीप्लाई बाय 35 एंड प्लस रहेगा 32। तो इसे आप जब कट करेंगे इट विल बी 5 7 35 एंड 9 7 63, 63 प्लस 32 इक्वल्स टू व्हाट, आपका फिर से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, ओके। लाइक दिस यू हैव टू कन्वर्ट। नाउ नेक्स्ट वी कम टू थर्मामीटर्स। थर्मामीटर्स पे आते हैं। As mentioned above, to measure the temperature of an object, we use a device called thermometer. There are different kinds of thermometer. However, the most commonly used thermometer are mercury thermometer used in laboratories and by doctors. तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत सारे हमारे पास डिवाइसेस नहीं है, वी हैव सिंपली अ बेसिक डिवाइस व्हिच इज नोन एज थर्मामीटर, ठीक है। लेकिन थर्मामीटर्स डिफरेंट काइंड्स के हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन सबसे कॉमनली यूज होने वाला जो थर्मामीटर है दैट इज मर्करी थर्मामीटर, जो कि लैबोरेटरीज में भी यूज होता है एंड डॉक्टर्स भी इसका यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। तो अल्कोहल और मरकरी ये दो यूजुअली सब्सटेंसेस हैं जो यूज किए जाते हैं थर्मामीटर को बनाने के लिए जनरल यूज के लिए। मरकरी क्या है, मरकरी इज प्रेफर्ड टू अदर लिक्विड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब बाकी लिक्विड के कंपैरिजन में मरकरी को ही क्यों यूज किया जाता है थर्मामीटर बनाने के लिए, बिकॉज ऑफ दीज रीजन व्हिच दे हैव गिवन। सी एक तो मरकरी का यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, ये थर्मामीटर की वॉल पे स्टिक नहीं होता, ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। और ये एक अच्छा कंडक्टर है हीट का भी, प्लस ये शाइनिंग है, सिल्वरी व्हाइट लिक्विड है जो कि इजिली हमें विजिबल होता है एंड द पोजीशन ऑफ द बाउंड्री एज कैन बी रीड डिस्टिंक्टली ऑन अ स्केल, और इसकी जो पोजीशन है थर्मोमीटर के बाउंड्री एज पे उसको इजिली हम पढ़ सकते हैं। सफिशिएंटली इसका काफी लो फ्रीजिंग पॉइंट है -39 डिग्री सेल्सियस, और काफी हाई बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 357 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस इसको यूज किया जाता है क्या एक फेयरली काफी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज क्लिनिकल थर्मामीटर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। तो वो थर्मामीटर जो हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के लिए, दैट इज नोन एज क्लिनिकल थर्मामीटर। दिस इज योर क्लिनिकल थर्मामीटर, ओके। चलो सो ये क्या है, ये एक एग्जांपल है आपके मरकरी थर्मामीटर का। दैट मींस इसके इस थर्मामीटर में क्या होती है, ग्लास ट्यूब है, ये इस तरह की ग्लास ट्यूब होती है फाइन बोर के साथ, और एक किंक या कंस्ट्रिक्शन इसमें बल्ब के पास होता है ये, ओके। ये किंक क्यों बनाया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि मरकरी जो है थर्मामीटर के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट होके वापस का बल्ब तक ना आए। जब तक थर्मामीटर को हम जैसे बॉडी से बाहर निकालते हैं तो मरकरी के लेवल जब ऊपर जाता है जितना तो पता चल जाता है कि भाई कितना टेम्परेचर है, लेकिन बॉडी से बाहर निकालते अगर मरकरी के लेवल डाउन आ गए तो हम उसे रीड नहीं कर पाएंगे टेम्परेचर को, एक्चुअल टेम्परेचर को। तो क्या होता है कि ये किंक का काम होता है मरकरी को होल्ड करके रखना टिल दैट पोजीशन ओनली, जब तक हम उसको क्या नहीं करते नॉर्मल टेम्परेचर को खुद से
नहीं लाते हैं। तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है हेल्दी पर्सन का, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप उसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हो। तो काफी हाई फीवर होता है तो टेम्परेचर ऊपर जाता है, लेकिन इट कैन नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन ये हाई टेम्परेचर में भी ना तो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी नहीं जाएगा। तो इस टेम्परेचर में यूजुअली क्या मतलब ये थर्मोमीटर जो है यूजुअली क्या किया जाता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाएगा, और ऐसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाएगा जिसका रेंज होगा कहां से, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का। नाउ दे हैव गिवन द डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात करें कि साइज के बेसिस पे लेबोरेटरी काफी बड़ा थर्मोमीटर होता है, क्लिनिकल शॉर्ट होता है। टेम्परेचर रेंज है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की -10 डिग्री सेल्सियस टू -110 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर करता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर। ओके, पोजीशन एट द टाइम ऑफ रीडिंग। लेबोरेटरी थर्मोमीटर की पोजीशन क्या होती है रीडिंग के टाइम पे, बल्ब रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द सब्सटेंस, बल्ब जो होता है सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में रहता है। लेकिन क्लिनिकल में रीड आफ्टर रिमूविंग अवे फ्रॉम द बॉडी, यानी कि जब आप उसको बॉडी से रिमूव करोगे उसके बाद आप उसको रीड करोगे। कैपिलरी का डिजाइन, इसमें स्ट्रेट कैपिलरी होती है, इसमें कैपिलरी होती है किंक के साथ, जिसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसको यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ऑफ ऑल द मटेरियल्स। ओके, इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक। Now, the working of the laboratory thermometer is the same as that of a clinical thermometer. Like a clinical thermometer, a laboratory thermometer might have mercury or alcohol as a liquid medium which uniformly expands on heating. A kink may or may not be present in a laboratory thermometer, so it is very important to take the reading immediately. Laboratory thermometer की जो working है वो similarly same होती है कुछ आपकी क्लिनिकल थर्मोमीटर की जैसी, यानी कि या तो इसके अंदर अल्कोहल या मरकरी का यूज किया जाता है किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, रीड करने के लिए, यानी कि जो इसके अंदर लिक्विड मीडियम होता है वो क्या करता है, हीट होने पर एक्सपेंड हो जाता है। इसमें किंक या जो कंस्ट्रक्शन था लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स के अंदर प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उस टेम्परेचर को बहुत ही इमीडिएटली रीड कर लो। अदरवाइज अगर किंक प्रेजेंट नहीं होगा तो वो क्या है, जो आपका मीडियम था वो तुरंत नीचे आ जाएगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू मेजर द टेम्परेचर। नाउ अदर टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, जो बाकी और टाइप्स के थर्मोमीटर होते हैं उसमें क्या इंक्लूड है, रेजिस्टेंट थर्मोमीटर, रिवर्सिंग थर्मोमीटर, लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर। इसके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी हमें सिर्फ लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ना था। नाउ हाउ टू यूज अ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का यूज कैसे किया जाता है। तो थर्मोमीटर एक काफी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है जिसको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए जब उसे हम यूज करते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स है विच वी शुड केप्ट इन माइंड यूजिंग अ थर्मोमीटर, कि थर्मोमीटर को लेकर हमें प्रॉपर्ली शेक करना चाहिए सो दैट द टेम्परेचर है वो अपनी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू से मेजर किया जाए। फिर उसके बाद वी शुड वॉश द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर विद वाटर, जो बल्ब होता है थर्मोमीटर को उसको पानी से वॉश किया जाना चाहिए। उस थर्मोमीटर को प्रॉपर्ली फिर क्या ऑब्जेक्ट या जो भी बॉडी का आप मेजर करना चाहते हो टेम्परेचर है ना उसमें इंसर्ट किया जाए। ओके, और वहां पे उसको फिर 1 मिनट के लिए रखा जाए। While taking the temperature reading, the thermometer should be held in line with the eye of the observer. जब आप टेम्परेचर को फिर रीड करोगे, जो थर्मामीटर है वो क्या ऑब्जर्वर की आई के लाइन पर होना चाहिए। फिर आपको टेम्परेचर को रीड करना है जहां पे आपकी सिल्वर लाइन उसकी एंड हो रही होगी, लाइक दिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस। क्या प्रिकॉशंस है, सी दोनों ही थर्मामीटर, आपके लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मामीटर, इनको वॉश किया जाना चाहिए यूज करने से पहले और यूज करने के बाद। किससे, एंटीसेप्टिक लोशन से। ओके, दिस दे हैव सॉरी सॉल्यूशन से। नेक्स्ट, डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर फ्रॉम द बल्ब एज द हीट फ्रॉम योर हैंड माइट इंक्रीज द मर्करी लेवल ऑफ द थर्मोमीटर बिफोर टेकिंग द रीडिंग। कभी भी थर्मोमीटर को उसके बल्ब वाले पार्ट से हमें नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे हैंड की जो हीट है वो हो सकता है कि मर्करी के लेवल को पहले ही इंक्रीज कर दे। नेक्स्ट, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को किसमें इंसर्ट करना चाहिए, वर्टिकली ऑब्जेक्ट में इंसर्ट किया जाना चाहिए जिसकी भी टेम्परेचर रीडिंग आपको लेनी है। Next is transfer of heat. So we have already studied experimentally theoretically that heat travels from a body at higher temperature to the body at lower temperature. जो हीट है वो एक हायर टेम्परेचर से एक लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या करती है, ट्रैवल करती है। तो जो हीट का ट्रांसफर है वो डिफरेंट मेथड्स को यूज करके होता है। नंबर 1 कंडक्शन,
सेकेंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। अब इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि हीट ट्रांसफर होता है व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगी, उनमें से जिसका भी टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से हीट का ट्रांसफर होगा टू द ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग लो टेम्परेचर। ठीक है, तो कंडक्शन क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ हीट का स्प्रेड फ्रॉम एटम टू एटम। Okay, the atoms in a hot substance move fast and hit each other. These collision pass energy onto nearby atoms, and those atoms pass their energy onto the next atoms, and so on. When you touch a hot cup of tea, the heat from the cup gets transferred to your hand by the process of conduction. तो होता क्या है कि कंडक्शन में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो एटम टू एटम होता है, यानी कि किसी भी हॉट सब्सटेंस के जो एटम्स होते हैं वो बहुत फास्टली मूव करते हैं और एक दूसरे को हिट करते हैं। ठीक है, और जो ये कॉलिजन होता है इन एटम्स के बीच का, ये क्या करता है? एनर्जी को आगे आगे के जो एटम्स है उसमें ट्रांसफर करता हुआ चलता है, और इस तरीके से एनर्जी फर्स्ट सेट ऑफ एटम्स से सेकंड सेट में, सेकंड से थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन आगे पास होती जाती है। एग्जाम्पल दे हैव गिवन कि जब हम किसी हॉट कप ऑफ टी को टच करेंगे लाइक दिस, दे हैव शोन, तो जो उस कप की हीट है वो क्या आपके हैंड में ट्रांसफर हो जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, क्योंकि वहां पे हीट का टेम्परेचर सॉरी कप का टेम्परेचर ज्यादा है और आपके हैंड का टेम्परेचर कम था। नाउ कंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर विच टेक्स प्लेस इन सॉलिड। ये यूजुअली जो हीट ट्रांसफर प्रोसेस है वो आपका सॉलिड्स में होता है। Now, what are the conditions which are necessary for conduction of heat? हीट के कंडक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? पहला कि दोनों बॉडीज सॉलिड स्टेट में होनी चाहिए एंड दोनों ही बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में होनी चाहिए, एक दूसरे को टच कर रही हो, एंड देयर टेम्परेचर शुड बी डिफरेंट। दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। चलो, नाउ दे हैव गिवन एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट हीट ट्रैवल्स थ्रू मेटल्स बाय कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू मेटल्स में हीट ट्रैवल करती है। इसके लिए आपको एक थिन मेटालिक स्ट्रिप या रॉड लेनी है, नेल्स लेना है, चाहे आप ड्राइंग पिन ले सकते हो, आयरन स्टैंड, वैक्स। क्या है? पहले आपको एक लॉन्ग थिन मेटालिक स्ट्रिप लेनी है जो कि वो रॉड थी, फिर कुछ नेल्स को आपको स्ट्रिप में इक्वल गैप में फिक्स करने हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्स। फिर इस स्ट्रिप को आपको एक स्टैंड पे क्या करना है? क्लैम्प करना है कुछ इस तरीके से, विच दे हैव शोन। नाउ प्लेस अ बर्नर और स्प्रिट लैप बिलो द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप और रॉड। ठीक है, वो जो आपका स्ट्रिप या बोलो जो रॉड थी उसके फ्री एंड के नीचे आपको एक बर्नर रखना है और फिर नोट करना है कि किस तरीके से जो नेल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे ड्रॉप हो रहे हैं। तो आप क्या देखोगे? द नेल नियरेस्ट टू द फ्लेम ड्रॉप फर्स्ट। वो नेल जो फ्लेम के बिल्कुल पास था वो सबसे पहले ड्रॉप होगा, फिर उसके बाद उससे अगला, फिर देन द नेक्स्ट, ऐसे धीरे धीरे करके दूर दूर वाले फिर आपके ड्रॉप होते जाएंगे। So this happens because as the heat travels gradually from the hot end of the metallic strip, nails fall down one by one. ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो हीट है वो धीरे धीरे क्या उस मेटालिक स्ट्रिप के एक हॉट एंड से आगे आगे ट्रांसफर हो रही है। जैसे जैसे आगे ट्रांसफर हो रही है तो हर एक पॉइंट पे जो नेल्स हैं वो धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे फॉल कर रही हैं। तो ये जो ग्रेजुअल या फिर बोलो स्लो फ्लो है हीट का सॉलिड में फ्रॉम हॉट एंड से कोल्ड एंड तक, इसी को बोलते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। Now next is what? Next there is more experiment in which we have to demonstrate कि जो rate of conduction होता है heat का वो different होता है for the different materials। क्या क्या materials required हैं? Equal diameters और equal length made of aluminium। ठीक है, हमें rods चाहिए जो equal diameter की हो, equal length की हो और बनी किसकी हो? aluminium की। फिर उसके बाद copper and iron चाहिए। You will find these in your school lab। ठीक, 2 wooden slab, small iron nails, backs and frame। क्या मेथड है? सबसे पहले आपको 2 रॉड्स लेनी है एट अ टाइम से, फर्स्ट द कॉपर और एल्यूमिनियम रॉड। पहले आपने कॉपर रॉड ली, फिर आपने एल्यूमिनियम रॉड ली। फिर क्या करना है? आयरन नेल्स को स्टिक करना है रॉड से इक्वल डिस्टेंसेस पे, कुछ इस तरीके से, which they have shown। नाउ अरेंज द रॉड्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, फिर रॉड्स को आप कुछ इस तरीके से अरेंज कर दोगे जैसे आपको फिगर में दिखाया है। फिर बर्नर को लाइट करना है और अपनी ऑब्जर्वेशंस आपको देखनी है, और इस एक्सपेरिमेंट को आप क्या करोगे? रीड करोगे सिमिलरली ऐसी आयरन रॉड के साथ, फिर एल्यूमिनियम रॉड के साथ, यानी कि आपके पास 2-3 रॉड्स है ना, कुछ इस तरीके से। चलो, नाउ ऑब्जर्वेशन क्या होंगी कि यू विल सी दैट द बॉल्स ड्रॉप द फास्टेस्ट फ्रॉम कॉपर देन एल्यूमिनियम एंड द लोवेस्ट फ्रॉम आयरन। ये वो जो बॉल है वो धीरे धीरे ड्रॉप हो रही है, सबसे फास्टली ड्रॉप की कॉपर में से, कॉपर रॉड में से, फिर एल्यूमिनियम में से, और सबसे स्लो फॉल हो रही है फ्रॉम द आयरन। तो कंक्लूजन क्या है कि तीनों ही मेटल्स में जो कंडक्शन का रेट है वो हाईएस्ट था कॉपर के लिए और सबसे लोवेस्ट था आयरन के लिए।
नाउ वी कम टू गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो वो मटेरियल्स जो हीट को अलाउ करते हैं टू फ्लो थ्रू देम इजीली, जिनके थ्रू हीट इजीली फ्लो हो जाती है, उन मटेरियल्स को गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहा जाता है। जितने भी मेटल्स हैं और उनके एलॉयज, दे ऑल आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। नेक्स्ट इज इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर्स, ये इसका रिवर्स होगा, यानी कि द मटेरियल्स व्हिच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, यानी कि जिनके थ्रू हीट नहीं फ्लो होती है, उनको बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट या इंसुलेटर्स कहा जाता है। अब गुड कंडक्टर्स की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस गिवन है, जैसे कि कॉपर टबिंग। इसको यूज किया जाता है कहाँ? ऑटोमोबाइल्स रेडिएटर्स में, क्योंकि एज इट रेडली टेक्स हीट फ्रॉम द हॉट वाटर कमिंग फ्रॉम द इंजन, इंजन से जो गर्म पानी आता है उसकी हीट ये तुरंत क्या कर लेता है? ले लेता है। मरकरी को यूज किया जाता है एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड, क्योंकि ये हीट का अच्छा कंडक्टर है। उसके अलावा जो कूलिंग कॉइल्स होती हैं एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर्स की, वो भी कॉपर की बनी होती हैं, क्योंकि इनके थ्रू भी हीट क्या होती है? कंडक्ट होती है। नेक्स्ट, हीट के जो गुड कंडक्टर्स है जैसे कि मेटल्स और उनके एलॉयज, इनको यूटेंसिल्स बनाने के लिए, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। नाउ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीट इंसुलेटर। हीट इंसुलेटर्स के क्या क्या अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, यानी कि वो मटेरियल्स जिनके थ्रू हीट पास नहीं होती है उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं, और उनके क्या क्या एप्लीकेशंस है, प्रैक्टिकली कहाँ उन्हें यूज किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि कोल्ड कंट्रीज में जो एनिमल्स होते हैं वो जनरली थिक फर से कवर्ड होते हैं। ये जो फर होता है ये क्या करता है? काफी लार्ज अमाउंट ऑफ एयर को ट्रैप करता है और एज अ इंसुलेटर वर्क करता है। फिर इन कोल्ड कंट्रीज डबल ग्लास विंडो पेन्स आर यूज्ड। जो बहुत ठंडी कंट्रीज होती है वहां पे डबल ग्लास विंडो पेन्स यूज किए जाते हैं और उनके बीच में गैप छोड़ा जाता है फिल्ड विद एयर। तो जो ट्रैप एयर होती है उसके अंदर वो एज अ इंसुलेटर वर्क करती है और हीट को क्या रूम से बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करती है, सो दैट जो रूम होते हैं वो अंदर वार्म रहते हैं। नेक्स्ट, टू थिन वुलन ब्लैंकेट, दो पतले पतले वुलन ब्लैंकेट ज्यादा वार्म होते हैं एज कंपेयर टू अ थिक वुलन ब्लैंकेट। एक थिक काफी मोटे वुलन ब्लैंकेट के कंपैरिजन में अगर आप दो थिन वुलन ब्लैंकेट लेते हो तो वो दो थिन वुलन ब्लैंकेट ज्यादा वार्मर होंगे, बिकॉज देयर इज एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ एयर ट्रैप बिटवीन द थिन ब्लैंकेट। क्योंकि क्या है, एक एक्स्ट्रा लेयर किसकी? एयर की ट्रैप हो जाती है उन दोनों पतले पतले ब्लैंकेट के बीच में, जो एज अ इंसुलेटर वर्क करती है और क्या हीट को बॉडी से बाहर फ्लो आउट नहीं करने देती। नेक्स्ट, हीट के जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं जैसे ब्रिक, एब्सॉस्टर्स, शीट, मड, ये हाउस बिल्डिंग में यूज किए जाते हैं और ये क्या, जो घर के बाहर की जो हीट होती है उसको घर के अंदर एंटर नहीं करने देते ड्यूरिंग दी समर सीजन। और ये मटेरियल्स जो है विंटर्स में क्या नहीं करने देते? इनसाइड जो घर के अंदर की हीट है उसे बाहर नहीं जाने देते। नेक्स्ट, कुछ इंसुलेटर्स हैं सच एज बेकलाइट, एबोनाइट, ड्राईवुड एक्सेट्रा, ये सब यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिक आयरन और कुकवेयर्स जो हम यूज करते हैं उनके हैंडल्स बनाने के लिए, सो दैट हमको इजीली उसे हम पकड़ सके। तो ये था कंडक्शन ऑफ हीट। नाउ वी कम टू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? सेकंड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। ये क्या होता है? ये भी एक प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का जो बोथ लिक्विड और गैसेस में होता है। कंडक्शन ऑफ सॉलिड्स में होता था, लिक्विड्स और गैसेस में कन्वेक्शन होता है। यानी कि जब एक लिक्विड या गैस हीट होती है वो एक्सपेंड हो जाती है और थोड़ी कम डेंस हो जाती है और ऊपर की तरफ राइज करने लगती है। कूलर डेंसर लिक्विड्स और गैसेस देन सिंक टू टेक देयर प्लेसेस। जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ती है तो जो ठंडे और डेंस लिक्विड या गैसेस होते हैं वो नीचे की तरफ सिंक करने लगते हैं उनकी जगह को लेने के लिए। इस तरीके से एक कन्वेक्शन करंट सेट हो जाता है। एग्जांपल, हीटिंग वाटर इन अ वेसल, यानी कि वेसल में जब आप पानी गर्म करते हो वहां पे कन्वेक्शन ऑफ हीट होता है। यानी कि कैसे? एज द वाटर इन द वेसल इज हीटेड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर एट द बॉटम बिकम हॉट एंड राइज अप। जैसे जैसे उस वेसल के अंदर जो पानी है वो हीट होता है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं सबसे नीचे वाले वो पहले गर्म होते हैं और ऊपर की तरफ राइज होने लगते हैं। फिर जो कोल्ड और अनहीटेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो ठंडे अनहीटेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर की तरफ, वो नीचे की तरफ जाने लगते हैं वेसल की साइड से और फिर वो नीचे जाकर क्या होता है? हीट होते हैं। कब हीट होंगे? जब वो उस वेसल के बिल्कुल बॉटम में पहुंच जाएंगे। इस तरीके से उस बीकर के अंदर या उस वेसल के अंदर जो पूरा पानी है, एंटायर वाटर, वो हीट हो जाता है। और ये प्रोसेस दिखाता है कैसे कन्वेक्शन प्रोसेस आपका होता है इन दी वाटर। तो कन्वेक्शन क्या है? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेकिंग प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेस दैट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दस ट्रांसफरिंग ऑफ हीट। तो ऐसा हीट ट्रांसफर मोड जो लिक्विड्स और गैसेस में होता है, जिसमें आपके मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है और उस तरीके से फिर आगे हीट ट्रांसफर
होती है। Now they have given an activity. Adult supervision is required for this activity. आपको एक कैंडल लाइट करनी है और अपने राइट पाम को उसके ऊपर रखना है एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे, है ना, एंड यू विल फील योर लेफ्ट पाम ऑन इट्स साइड, और अपने लेफ्ट पाम को उसको आप क्या करोगे, अपने साइड में फील करोगे। तो विच palm feels more heat? What can you conclude from this activity? तो इस एक्टिविटी के थ्रू क्या आप ये कंक्लूड करोगे कि जब हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज होती है, ये क्या बनाती है, दिस फॉर्म्स द बेस ऑफ एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन इन गैसेस। तो ये एक क्या गैसेस में कैसे कन्वेक्शन प्रोसेस होता है उसका एक बेस बनाती है। तो ये जो प्रोसेस है कन्वेक्शन का, उसको आप क्या नेचुरल फिनोमिना जो होता है हमारा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का, ये दो फिनोमिना है जो कि यूजुअली कोस्टल एरियाज में होते हैं, वहां पे आप इनको क्या कन्वेक्शन प्रोसेस को समझा सकते हो। ठीक, जैसे कि सबसे पहले सी ब्रीज की बात करते हैं। सी ब्रीज होता है कब? ड्यूरिंग द डे टाइम। ओके, जो लैंड होती है वो हीट हो जाती है एज कंपेयर टू सी, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग द डे, दोपहर के वक्त जो लैंड वाला पार्ट है वो जल्दी हीट अप होता है डे टाइम पर, जिसकी वजह से जो एयर है लैंड के ऊपर वो हीट अप होती है। हीट अप होने की वजह से वो लाइट हो जाती है और ऊपर की तरफ राइज होने लगती है। तो जो कूल एयर होती है सी के ऊपर, वो कहाँ आती है? उस एम्प्टी स्पेस में, क्योंकि जो लैंड के ऊपर की एयर थी वो तो वार्म अप होकर ऊपर उठ गई है। तो सी की जो कोल्ड एयर थी वो तो अभी क्या है, हैवी है, वो फ्लो करके आती है उस खाली स्पेस में, जो खाली स्पेस किसकी वजह से हुआ है? उस वार्म एयर के ऊपर उठने की वजह से, फ्रॉम द लैंड। Okay, the cool air from the sea flows to fill the empty space created over the land by the rising warm air. तो इसी को बोला जाता है सी ब्रीज टू ब्लो। ठीक है, यानी कि देखो ये लैंड वाला पोर्शन है, डे टाइम पे होगा, लैंड वार्मर हो गई तो यहाँ की एयर जो है ऊपर की तरफ राइज करने लगी, ये होगी वार्म एयर। और यहाँ पे जो सी है ये कूलर है, इसकी जो कूल सी ब्रीज है वो यहाँ आके फिल हो जाती है, इसको बोलते हैं सी ब्रीज, जो कि ड्यूरिंग द डे टाइम होता है। नेक्स्ट इज लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या है? लैंड ब्रीज होता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम, यानी कि लैंड क्या होती है, कूल होती है नाइट में इन कंपैरिजन टू द वाटर इन द सी। सी में जो पानी है उसके कंपैरिजन में लैंड आपकी कूल हो जाती है नाइट टाइम पे इन द कोस्टल एरिया। तो जो अब वाटर के ऊपर एयर है वो वार्म होती है कंपैरेटिवली, जिसकी वजह से वो हीट अप हो गई और वो ऊपर की तरफ से राइज होने लगती है। और जो कूल एयर आपके लैंड पे है वो उस खाली स्पेस को, जो कि अभी वार्म एयर ने किया है फ्रॉम द सी, उसको फिल करने के लिए उधर की तरफ मूव करती है, और इससे होता है आपका लैंड ब्रीज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लैंड आपकी कूल है ना, और ये सी क्या है, वार्मर है। सी वार्मर है, दैट मीन्स इसकी जो एयर है ऊपर की तरफ राइज होगी तो यहाँ से वार्म एयर आपकी इधर आएगी। लेकिन लैंड ब्रीज से जो कूल एयर है वो कूल ब्रीज कहाँ आएगी, आपकी सी के ऊपर आएगी, इससे होता है आपका लैंड ब्रीज। ओके, चलो एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की क्या क्या एप्लीकेशन है? The air that we breathe out is warmer and lighter. It moves up in the room to go out to the ventilators made near the ceiling. The air comes through the windows and doors. It is cool and takes place of the exhale air. तो जो एयर हम बाहर की तरफ ब्रीथ आउट करते हैं वो काफी वार्म और लाइटर होती है। ये हमारे रूम में ऊपर की तरफ राइज होती है और बाहर की तरफ जाने के लिए वेंटिलेटर्स की तरफ जाती है, जो हमने सीलिंग के पास बनाए होते हैं। तो दैट जो फ्री एयर है वो विंडो के थ्रू अंदर आ सके या डोर्स के थ्रू अंदर आ सके, क्योंकि वो जो एयर होती है बाहर वाली वो कूल होती है और वो किसकी प्लेस लेती है, उस एक्सेल एयर की, जो कि वार्म थी और वो बाहर की तरफ निकलना चाहती है। विंटर्स में होटल्स होते हैं, बाकी जो बिल्डिंग्स होती हैं वो सेंट्रली हीट करी जाती हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन। लैंड एंड सी ब्रीज भी किसकी वजह से होता है, कन्वेक्शन की वजह से होता है। नाउ द थर्ड हीट ट्रांसफर मोड इज रेडिएशन। Radiation भी is one way of heat transfer that can occur in the absence of a medium. ये कब होगा? ये एक ऐसा हीट ट्रांसफर का तरीका है जहाँ पे कोई मीडियम जब प्रेजेंट नहीं होता है, ये यूजुअली तब होता है। तो ये एक ऐसा मोड है हीट ट्रांसफर का जो वैक्यूम के थ्रू होता है, यानी कि while heat radiations can travel through vacuum, they can also travel through media such as air, water, etc. जो हीट की रेडिएशंस होती हैं वो वैक्यूम के थ्रू तो ट्रैवल कर ही सकती हैं, प्लस वो क्या एयर, वाटर ऐसे मीडियम्स के थ्रू भी ट्रैवल करती है। So the transfer of heat energy from a hot body to a cold body directly without heating the space in between the two bodies is called radiation, and the heat energy transmitted by the process of radiation called radiant heat or thermal radiation. तो जो ये heat का transfer होता है from hot body to cold body, ठीक है, और वो भी डायरेक्टली क्यों? यानी कि जो दोनों ही बॉडीज के बीच का स्पेस है वो हीट अप नहीं होता है डायरेक्टली, यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होता है
ऐसे प्रोसेस को हम रेडिएशन कहते हैं। और रेडिएशन के थ्रू जो हीट एनर्जी ट्रांसमिट होती है उस हीट एनर्जी को रेडिएंट हीट या थर्मल रेडिएशन कहा जाता है। नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट, रेडिएंट हीट का कैसे एब्जॉर्प्शन होता है? तो जब थर्मल रेडिएशंस किसी बॉडी पर ऑब्जेक्ट पे फॉल होते हैं तो उसका सिर्फ कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है। So the quantity of heat absorbed by a body depends on its distance from the source of heat. अब कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी बाय अ बॉडी वो डिपेंड करेगा उसका कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। जो ब्लैक बॉडीज होती हैं वो ज्यादा बेटर हीट एब्जॉर्बर होती हैं एज कंपेयर टू व्हाइट बॉडीज, एंड जो ब्लैक बॉडीज है वो बेटर हीट रेडिएटर्स भी होती हैं एज कंपेयर टू व्हाइट बॉडीज। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशंस की क्या क्या एप्लीकेशंस है? तो कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो हमारी डेली लाइफ में है रेडिएशंस की। नंबर 1, हम समर सीजन में व्हाइट एंड लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, ज्यादा सूटेबल होते हैं समर में, बिकॉज ये ज्यादा क्या मतलब दे एब्जॉर्ब वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सन हीट एंड दस कीप आवर बॉडी कूल। ये सन की जो हीट होती है वो बहुत ही कम अमाउंट में एब्जॉर्ब करती है और हमें कूल रखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, डार्क कलर के जो क्लोथ्स होते हैं वो ज्यादा सूटेबल होते हैं विंटर सीजन में, बिकॉज वो बहुत ज्यादा रेडिएंट हीट जो होती है सन की उसको एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स के जो बेस होते हैं उनको ब्लैक पेंट किया जाता है सो दैट वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करे, है ना, और खाना जल्दी इसमें कुक हो। नेक्स्ट, कार्स एंड एयर कंडीशनर्स के जो रेडिएटर्स है उनको भी ब्लैक पेंट किया जाता है सो दैट वो क्या करें, जो हीट है उसको मैक्सिमम अमाउंट में रेडिएट करें और कूलिंग इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें। Now, the last is thermos flask. Thermos flask क्या है? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है of how heat loss by all the three modes of heat transfer, conduction, convection, radiation is minimized. यानी कि जो हीट का लॉस है तीनों ही मेथड से, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से कम होगा। ये ऐसा बेस्ट एग्जाम्पल उसका है थर्मोस फ्लास्क। ठीक है, सो अभी कैसे होता है वो हम पढ़ते हैं। तो फ्लास्क कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड बॉटल मेड ऑफ थिन ग्लास विद द इनर सरफेसेस ऑफ द वॉल सिल्वर्ड। तो होता क्या है कि फ्लास्क में क्या होती है, डबल वॉल बॉटम होता है, उसका बॉटल होती है, यानी कि जो उसके बॉटल की वॉल्स है वो डबल वॉल होती है। किसकी बनी है? थिन ग्लास की बनी है ना, और जो उनके अंदर वाला सरफेस है वॉल का वो सिल्वर्ड होता है, सिल्वर कलर का होता है। तो जो एयर होती है वो इन दोनों वॉल्स के बीच में जो स्पेस है खाली, उसमें से वो जो एयर भरी हुई है उसको बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू vacuum. Now, this also reduces heat loss due to convection since there are air molecules to carry away the heat. तो अब इससे क्या होता है, जो हीट लॉस है वो रिड्यूस हो जाता है कन्वेक्शन के थ्रू, क्योंकि जो एयर मॉलिक्यूल्स थे वो क्या कर दिए गए हैं, वहां से रिमूव कर दिए गए हैं, जो कि हीट को कैरी करते हैं। नाउ हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन इज मिनिमाइज्ड। अब रेडिएशन के थ्रू जो हीट लॉस है वो भी इसके अंदर मिनिमाइज किया जाता है। कैसे? बाय मेकिंग द सरफेस ऑफ द जार हाईली रिफ्लेक्टिव। जो जार का सरफेस होता है वो काफी रिफ्लेक्टिव बनाया जाता है सो दैट जो हॉट रेडिएशंस है वो क्या हो जाए, जार में रिफ्लेक्ट बैक हो। फिर जो माउथ है फ्लास्क का वो क्लोज किया जाता है कॉर्क या प्लास्टिक के थ्रू। ग्लास बॉटल को क्या मेटल या प्लास्टिक केस के अंदर रखा जाता है और उनको सपोर्ट किया जाता है कॉर्क पर एट द साइड और एट द बॉटम पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो हीट लॉस है, फिर कंडक्शन के थ्रू कैसे हीट लॉस को प्रिवेंट किया जाता है, क्योंकि जो ग्लास और कॉर्क आपने यूज किए हैं वो आपके पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के। फिर कंडक्शन क्या है, वैक्यूम में नहीं हो सकता क्योंकि उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और वैक्यूम उसके अंदर नहीं है, हमने एयर को वैक्यूम के थ्रू पंप आउट कर दिया है। तो इस तरीके से थर्मोस फ्लास्क क्या है, एक बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे तीनों ही मेथड्स में इसमें क्या नहीं हो सकता, किसी भी मेथड के थ्रू हीट ट्रांसफर इसमें नहीं हो सकता है ना। जो भी चीज इसके अंदर रखी है अगर वो हॉट है तो इट विल रिमेन हॉट एंड इफ इट इज कोल्ड इट विल रिमेन cool only for a very long period of time. The chapter is completed. We have discussed all the concepts regarding heat and temperature. I hope the chapter was very clear and understood to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.